हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसकी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसी लेक्चर सीरीज में हम लोग जितने भी सीबीएसई में अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं उन सारे इस चैप्टर के मतलब सारे ही उन पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं सीबीएसई में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड्स में जो ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं, स्टेट बोर्ड मतलब यूपी बोर्ड या फिर उत्तराखंड बोर्ड या फिर अलग अलग जो स्टेट के बोर्ड्स होते हैं, उनके भी क्वेश्चंस को मैं इसमें कवर कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि ओनली सीबीएसई ही नहीं बल्कि जितने स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि सब जगह तो एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको करेंगे। राइट, तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर के नाम में तो पहले इसको नाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो वर्ड्स आए हुए हैं, एक आया है रियल और दूसरा आया है नंबर्स। तो दो बातों को समझना है, पहले तो समझना है नंबर्स क्या होते हैं और फिर समझना है रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल क्यों कह रहे हैं उनको, क्या कुछ इमेजिनरी भी होता है क्या? रियल है तो इमेजिनरी भी कुछ होता होगा। तो ये सारी बातें हम लोग यहां पर इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं नंबर्स के बारे में। बेसिकली जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था, जब इंसान चीजों को सीख रहा था, बहुत पुराने स्टेज में धीरे धीरे आग की खोज हो रही थी, पहिए की खोज हो रही थी, लोग खेती करना सीख रहे थे, ये समझ रहे थे कि कौन से जानवर पालतू हैं, कौन से जानवर पालतू नहीं है, तो किन जानवरों को हम लोग पाल सकें, उनसे कुछ फायदा ले सकें। ये सारी चीजें जब इंसान सीख रहा था तो तब कहीं पर जाके नंबर्स की एक समझ डेवलप होने लगी। वो समझ कैसे डेवलप हो रही थी कि जैसे आप समझिए कि किसी इंसान के पास जानवर है, वो जानवर पालता है, तो वो रोज जंगल में जानवर चराने के लिए जाता है। अब जब वो जानवर लेके घर आता है तो वो कैसे समझेगा कि जितने वो लेके गया था उतने के उतने ही वापस आए हैं कि नहीं, कोई कम तो नहीं हो गया? तो वो कैसे समझेगा? इनिशियली एक तरीका उन लोगों ने उस समय निकाला। क्या तरीका निकाला? जब वो इंसान जो जानवर पालता था वो जानवर लेके जंगलों में जाने लगा तो उसने क्या किया, हर एक जानवर के करस्पॉन्डिंग, जैसे मेरे पास उसने ऐसे मतलब हर एक जानवर के करस्पॉन्डिंग क्या किया, कुछ पत्थर इकट्ठे कर लिए। जैसे उसके पास अगर एक जानवर है, अभी उसको ये नहीं समझ में आ रहा एक दो तीन क्या है, मतलब उसने वो देखा कि उसके पास जानवर कितने हैं, वो उसने विजुलाइज किया और हर एक जानवर के करस्पॉन्डिंग एक एक स्टोन, एक एक पत्थर उसने इकट्ठा करके एक टोकरी में रख लिए सुबह जाने से पहले, हर एक के करस्पॉन्डिंग। जब वो वापस आया तो तब उसने वो पत्थर को हर एक जानवर के, जैसे जानवर आते रहे तो उसने हर एक पत्थर को उसमें से निकालना शुरू करा। जिस दिन उस टोकरी में से सारे पत्थर खाली हो गए, वो समझता था कि हाँ मेरे सारे जानवर आए हुए हैं। जिस दिन कोई एक पत्थर बचा रह जाता था या कोई दो पत्थर बचे रह जाते थे तो वो समझ लेता था कि जितने ये पत्थर हैं इसमें उतने ही जानवर मेरे कम हो गए हैं। तो ऐसे ही एक 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, पत्थर के साथ जानवर को उसने करस्पॉन्ड कर दिया कि एक पत्थर एक जानवर, एक पत्थर एक जानवर, एक पत्थर एक जानवर, जितने जानवर थे उतने उसने पत्थर रख लिए और उसके बाद वो वैसे ही मैच करते थे। मतलब एक तरीका उन्होंने डेवलप किया काउंटिंग का। नंबर्स का बेसिकली यूज क्या था? बेसिकली नंबर का यूज काउंटिंग के लिए था, तो काउंटिंग का एक तरीका उन्होंने ऐसे इजाद किया, एक तरीका उन्होंने खोज लिया। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को नॉलेज की चीजें समझ में आने लगी, जब लैंग्वेज डेवलप हुई, लैंग्वेज डेवलप होने के बाद जब लोगों को समझ में आया कि हाँ काउंटिंग करने के लिए भी हम लोग कुछ सिंबल्स यूज कर सकते हैं, कि कोई चीज कितने है तो उसको काउंट करने के लिए कुछ सिंबल्स हम लोग सोच सकते हैं या कुछ टर्म्स ऐसी डिसाइड कर सकते हैं जो कि बताएगी कि ये काउंटिंग में ये वैल्यू कितनी है। तो उसके बाद फिर वो सिंबल्स उन लोगों ने बनाने शुरू करे। 1 के लिए 1 ये वाला सिंबल रोमन में दे दिया, रोमन कह लीजिए आप, इंग्लिश में दे दिया, रोमन में तो दूसरा होता है 1 के लिए, ऐसे होता है, ये दे दिया। या फिर हिंदी वालों ने जो इंडिया में थे उन्होंने 1 को कैसे लिखना शुरू किया,
कैसे लिखते थे 1? जो कोई बच्चे अगर हिंदी मीडियम के देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, 1 ऐसे लिखते थे, 2 ऐसे लिखते थे, 3 ऐसे लिखते थे, वहीं रोमन में 3 ऐसे लिखते थे। तो सब लोगों ने अपने अपने रीजन के हिसाब से कुछ सिंबल्स डेवलप करने शुरू किए। बेसिक पर्पज क्या था? ओनली काउंटिंग का पर्पज था। तो काउंटिंग के लिए जो नंबर खोजे गए, जिनसे कोई चीजें काउंट की जाने लगी, उनको क्या कहा गया? नेचुरल नंबर्स कहा गया। तो पहला काइंड जब आया नेचुरल नंबर का, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन में क्रोनेकर का कोट है। क्रोनेकर ने कहा था कि नेचुरल नंबर्स आर क्रिएशन ऑफ गॉड। नेचुरल नंबर्स गॉड के द्वारा क्रिएटेड हैं एंड ऑल अदर आर ह्यूमन। मतलब नेचुरल नंबर्स जो हैं उसको गॉड ने क्रिएट किया है, उसके अलावा जो भी नंबर्स हैं फिर उसके बाद वो ह्यूमन के खोजे हुए हैं। ये मतलब बहुत फेमस कोट है जो कि बताता है कि नेचुरल नंबर वर्ड क्यों पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर क्यों कह रहे होंगे इसको। नेचुरल नंबर इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी इसेंस नेचर में खुद से थी ना, कि कोई चीजों की काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग के लिए कोई नंबर हमारे पास होने चाहिए, काउंट करने के लिए। तो काउंट करने के लिए दोज नंबर्स which are used to count something are called natural numbers। तो काउंट करने के लिए आप 1 का यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे, 3 का यूज करेंगे, 4 का यूज, 5, 6, 7 और इस तरीके से ये नंबर आपके इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो काउंटिंग के लिए नंबर हमारे यहां पर यूज होते हैं। इसको कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है? एन सिंबल से ये नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट किया जाता है। अब आप सोचो, कभी आपने तो नंबर बहुत सारे देख रखे हैं, क्या -2 कभी कहते हैं -2 लोग हमारे यहां हैं? क्या कभी कहते हैं मेरे पास -5 बिस्किट है? ऐसा हम लोग जनरली नहीं कहते। क्यों? क्योंकि काउंटिंग के लिए हमको पता है कि नंबर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, नहीं तो हम कह देंगे कि मेरे पास नहीं है वो चीज, माइनस में है ये नहीं कहेंगे, है ना। तो ये नेचुरल नंबर। अब लेकिन बात आगे जब बड़ी धीरे धीरे नॉलेज और इंसान को होने लगी तो तब उनको एक बात समझ में आई कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो कुछ फिक्स्ड वैल्यू में है, जैसे किसी के पास अगर 5 पेन है तो हम कह रहे हैं कि हाँ उसके पास 5 पेन है। लेकिन अगर किसी आदमी के पास पेन है ही नहीं, उसके पास वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो तब उसको डिनोट करने के लिए क्या करोगे? तो तब एक नया टर्म खोजा गया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था जीरो, या फिर हिंदी में बोले तो शून्य। ऐसे उसको डिनोट किया। इस शून्य का जो सबसे पहले माना जाता है कि किसने दिया था, शून्य का दिया था भास्कराचार्य। ये इंडियन मैथमेटिशियन हुए भास्कराचार्य। इन्होंने अपनी कई बुक्स में शून्य वर्ड से बोला, क्योंकि संस्कृत में ये लोग लिखते थे, संस्कृत भाषा में लिखते थे, तो उन्होंने शून्य इस वर्ड को कहने लगे वो लोग कि ये जो शून्य है, शून्य मतलब ये शून्य बताएगा कि प्रेजेंस ऑफ नथिंग, मतलब कुछ नहीं है वहां पर, तो उसके लिए वो शून्य वर्ड को यूज किया जाएगा। शून्यता है मतलब यहां पर। जैसे अगर हम आध्यात्मिक ऐसे वे में जाएं, जो आध्यात्म होता है उसमें भी जो योग की क्रियाएं हैं, लोग योग करते हैं, लोग संन्यास ले लेते हैं, कई लोग है ना ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन आजकल वर्ड फेमस है, मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए क्या होता है? मेडिटेशन जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं योग के या फिर इस तरीके के, उनमें क्या बोला गया है? योग का उद्देश्य क्या है? मेडिटेशन का उद्देश्य क्या है? शून्यता को प्राप्त कर लेना। शून्यता का मतलब कुछ नहीं, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ नथिंग, जिसको मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, केवल मैं होना, मतलब अपने आप को समझना और कोई चीज को, सब चीजों को छोड़ देना, है ना। तो ये शून्य का वर्णन हमारे जो इंडियन जो फिलॉसफी है उसमें बहुत महत्व है, और इंडिया से ही इस शून्य का प्रारंभ हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो लिखे हुए भास्कराचार्य के ग्रंथ थे, अन्य अलग अलग देशों में जब पहुंचे तो वहां से फिर इसको जीरो
और ऐसे टर्म्स का यूज हुआ। लेकिन जब प्रेजेंस ऑफ नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं है उसके लिए एक नया सिंबल आ गया, तो वहां से फिर एक नया टर्म निकला होल नंबर्स। वहां से एक नया टर्म निकला होल नंबर्स, उसको कहा जाने लगा होल नंबर्स। होल नंबर तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में मैंने 0 1 2, अब जीरो भी जब इंक्लूड कर दिया इस नेचुरल नंबर्स में तो तब वो क्या हो गया, होल नंबर हो गया। इसको W से रिप्रेजेंट किया जाने लगा, सेट ऑफ जो होल नंबर था उसको W से करा जाने लगा। अब और जब धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ दिमाग में लोगों के, जब उनको और बातें समझ में आने लगी, तो तब समझ में आया, जब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी बातें समझ में आई कि किसी के पास अगर 2 पेन है उसको 2 पेन और दे दिए जाएं तो वो 4 हो जाते हैं, किसी के पास 2 पेन थे और उससे 2 पेन वापस ले लिए जाएं तो उसके पास 0 हो जाता है। लेकिन ये जब सोचा गया कि लार्जर नंबर से, सॉरी स्मॉलर नंबर से, अगर स्मॉलर नंबर कोई है, स्मॉलर नंबर से माइनस करा गया लार्जर नंबर को, तो क्या आएगा। जैसे कि अगर किसी इंसान के पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट्स थे 4 और उस 4 में से उससे 5 वापस ले लिए गए, तो अब क्या बोलेंगे इसके लिए, 4 - 5 क्या करेंगे। अगर 5 होते उसके पास और अगर 4 ले लिए जाते तब तो हम कहते 1 बचे। लेकिन जब सवाल ये उठा कि अगर 4 थे और ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि 5 वापस ले लिए गए, तो तब क्या बचेगा। तो तब उन्होंने कहा कि इसके आगे एक -1 लगा दो। ये -1 और ये +1 में फर्क क्या था, ये -1 ये दिखा रहा था कि इसके पास 4 थे, उसने 4 अपने तो दिए ही पर एक एक्स्ट्रा दे दिया, यानी इसके पास क्या हो गई, इसके पास कमी हो गई। कमी हो गई यानी इसको डेब्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। डेब्ट यानी हिंदी में क्या कहते हैं, कर्जा कहते हैं ना जिसको, इंग्लिश में डेब्ट कहते हैं। तो ये इसके पास कमी हो गई, एक ऑब्जेक्ट की इसके पास कमी हो गई, ये इसने अपने पास से दिया, यानी ये डेब्ट में आ गया, कर्जे में आ गया। जबकि अगर किसी के पास +1 है तो इसका मतलब इसके पास ये एसेट है, ये पॉजिटिव में है, ये एसेट है, या फिर इसको फॉर्चून भी कहा जाने लगा कि ये फॉर्चून में है, इसके पास वैल्यू है। तो जब लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को घटाए तो ऐसे निगेटिव नंबर्स को लाने की एक परंपरा आ गई और उसको इस मैथमेटिक्स में शामिल कर लिया गया और बोला गया कि अगर किसी के पास कोई वैल्यू की कमी हो जाएगी, माने उसको अपने पास से देना पड़ेगा कोई चीज, तो तब हम उसको कहेंगे कि वो निगेटिव में है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेने जाता है, तो लोन लेने अगर वो गया तो उसने 5 लाख का मान लीजिए लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो अब 5 लाख रुपए उसको वापस लौटाने हैं ना, वो निगेटिव में है, वो -5 लाख है उसके पास, क्योंकि उसने डेट लिया है, कर्जा लिया है ना। तो इसको इस कंडीशन को दिखाने के लिए उस 5 लाख के आगे हम -5 लाख यूज करेंगे कि ही हैज -5 लाख रुपीज, बिकॉज वो उसके नहीं है, उसको वापस करने हैं ना वो, है ना। इस वे में भी आप इसको समझ सकते हैं। वैसे तो हमने नेगेटिव नंबर्स को ऐसे ही समझाया कि स्मॉलर में से लार्जर जब घटाते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, लेकिन इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, जो डेली यूजेज में काम है वो क्या है, तो ये है इस नेगेटिव का मतलब कि आपके पास कोई चीज की कमी होना, है ना। और फिर इन नंबर्स को क्या कहा जाने लगा, इंटीजर्स कहा जाने लगा। इंटीजर्स क्या बोला जाने लगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स दोबारा लिखता हूं, इंटीजर्स। इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन आई, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, अब जिसके आगे कोई साइन नहीं है यानी पॉजिटिव साइन है उसको पॉजिटिव नंबर कहा जाने लगा, और जिसके आगे नेगेटिव का साइन है उनको नेगेटिव नंबर्स। तो द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड या ऐसा लिखिए, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव
एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद जीरो, ऐसे लिखिए। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। कि पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी आएगा उसमें, और उसमें कौन आएगा, उसमें जीरो भी आएगा। क्योंकि जीरो को बोला गया कि ये ना पॉजिटिव है ये ना निगेटिव है, क्योंकि जीरो किसी के पास है तो इसका मतलब ना उसके पास वो चीज है, और ना वो डेप्थ में है ना वो फॉर्चून में है। तो जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। और ये इंटीजर्स को शो करने के लिए एक व्यवस्था की गई, एक नंबर लाइन बनाई गई। नंबर लाइन बना करके कहा गया कैसे शो करोगे, एक बीच में एक नंबर ले लोगे जिसका नाम होगा जीरो। अरे फिर टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। बीच में एक नंबर ले लोगे जिसका नाम होगा जीरो, और जीरो के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4, और ये ऐसे आगे तक चलेंगे। और जीरो के जब लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3, और ये इसी तरीके से -4, और ये इधर चलते रहेंगे नेगेटिव साइड और इधर पॉजिटिव साइड। जैसे जैसे जीरो के राइट में जाते रहेंगे तो नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। तो बता सकते हो 3 बड़ा है या -3 बड़ा है? ऑब्वियसली 3 बड़ा है, लेकिन क्या -2 और -3 इनमें कौन बड़ा है? तो ऑब्वियसली -2 बड़ा है। जो जितना राइट साइड में होगा वो उतना ही बड़ा होगा। -3 -2 के लेफ्ट में है, इसलिए -3 छोटा है। यानी -3 छोटा क्यों है? क्योंकि डेप्थ ज्यादा है ना उसके पास डेप्थ ज्यादा है, तो उसके पास वैल्यू कम है, राइट। तो ये हमारे पास फिर आ गए इंटीजर्स। चलिए, अब इंटीजर्स भी लोगों के पास हो गए, अब उनको ये समझ में आने लगा कि फॉर्चून क्या है, डेप्थ क्या है ना। स्मॉलर से लार्जर नंबर को माइनस करें तो क्या आएगा, ये सारी बातें उनको समझ में आने लगी। इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आई। एक किसान था। कौन था? एक किसान था। उसके 3 बेटे थे और उसके पास एक खेत था। और वो किसान था, उसके पास 3 बेटे थे। अब इस खेत के उसको हिस्से करने हैं, तो भैया कैसे बांटे? एक खेत को 3 लोगों में कैसे बांटे? अगर उसके पास 3 खेत होते तो एक एक सबको दे देता, लेकिन है तो उसके पास एक ही खेत और 3 लोगों में इसको डिवाइड करना है। और डिवाइड जब करने जाएगा तो 1 से 3 में डिवाइड होता ही नहीं है। अगर उसके पास 3 खेत होते तो 3/3 करके 1 आ जाता ना बच्चों, एक एक खेत सबको दे देता। लेकिन एक ही खेत है, 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो बच्चों किससे डिवाइड करें, कैसे करें? तो तब उन्होंने क्या खोजा? उन लोगों ने खोज लिया फ्रैक्शंस को उन्होंने खोज लिया। फ्रैक्शंस में क्या करने लगे कि टोटल वैल्यू कितनी है? 1 है, एक खेत है, और डिवाइड कितने लोगों में करना है? 3 लोगों में। तो 1/3 1/3 1/3 सबको दे दो, इनको ऐड करो तो देखो 1 ही आएगा। 1 + 1 + 1 3/3 1 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या हो गए कि एक होल वैल्यू को डिवाइड करने के लिए यूज करे जाने लगे फ्रैक्शन। और इन्हीं फ्रैक्शन से बाद में कौन बन गए? रैशनल नंबर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां से हमारा असली खेल शुरू होता है, रैशनल नंबर्स। अब यहां से आप लोग ध्यान से समझेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। यहां से हमारे 10th क्लास की पढ़ाई अब शुरू हो रही है। जो मैंने पिछला बताया वो सब बचपन का है, सब आपने पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो अभी मैं बताऊंगा दोबारा से। फिर भी देखिए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है? ए नंबर विच, ये फॉर्मल डेफिनेशन है, विच कैन बी रिटन in the form of p/q। अब ये p/q क्या है? p और q क्या है? Where p and q are इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स भाई मैंने आपको बता दिया इंटीजर्स क्या होते हैं।
P and Q are integers and Q not equals to 0 is called rational number. So a number which can be written in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0 is called rational number. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए, कोई भी नंबर अगर वो ऐसी फॉर्म का है P by Q, इस P by Q का क्या मतलब है? इस P by Q का क्या मतलब है? इसको समझिए। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का है, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 5/3, तो यहां पर ये P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 3, तो 5/3 P by Q की फॉर्म में है। और दूसरी कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर 3 है डिवाइड में, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 डिनोमिनेटर में और वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। -1/2, यहां -1 इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। 13/7, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं आपके लिए लिख दूं -5, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं? ओनली -5 मैंने लिखा है। देखो ये तो हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, ये सारे फ्रैक्शंस हैं, ये क्या है? ये इंटीजर है। तो अब क्या बताओ मेरे को, क्या ये इंटीजर एक रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं -5 को -5/1 भी तो लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर में 1 लिखने से ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से 5 को जब डिवाइड करोगे तो 5 ही आ जाएगा। तो -5/1 लिख सकता हूं -5 को, जो कि P by Q के फॉर्म में है, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, हेंस इट इज रैशनल नंबर। क्या 6 को मैं P by Q के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल 6/1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे इंटीजर तो रैशनल नंबर्स में शामिल हो गए ना, क्योंकि हर एक इंटीजर्स को मैं डिवाइड बाय 1 करके लिख सकता हूं। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, सर इंटीजर्स में तो 0 भी शामिल होता है, तो क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या जवाब आप लोग इसका मुझे देंगे? क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 रैशनल नंबर है या नहीं, इसको समझने के लिए हमको उसको P by Q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हम उसको P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा, नहीं लिख सकते हैं तो नहीं होगा। क्या मैं 0 को ये लिख सकता हूं 0/1? क्योंकि 1 का डिवाइड जब मैं 0 करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। तो 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूं। यहां P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 1 है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो 0 को भी मैंने 0/1 की फॉर्म में लिख दिया, यानी P by Q की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है। इसीलिए ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं वो सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, राइट? तो एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये डिवाइड में 0 क्यों नहीं हो सकता? कि आपने P by Q बोला, तो क्या मैं 5/0 नहीं लिख सकता? हाँ, आप लोग 5/0 नहीं लिख सकते क्योंकि Q नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, ये डिवाइड का क्या मतलब है? डिवाइड का मतलब होता है चीजों को डिवाइड करना। अब आप मुझे बताओ, जब आपके पास 10 टॉफी होती हैं और मान लो आपको 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो आप 10/5 लिख देते हो और आपका आंसर निकल आता है 2। यहां क्या है? ये 10 क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये 5 क्या है? जिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिन लोगों में इस 10 ऑब्जेक्ट्स को बांटना है। यही तो इसका मतलब होता है डिवाइड करने का मतलब। अब आप सोचो, आपने कहीं पर लिखा 5/0, इसका क्या मतलब बनेगा? 5/0 लिखने का क्या मतलब बनेगा कि 5 ऑब्जेक्ट हैं और 0 लोगों में बांटना है। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि 0 लोगों में बांटा जा सके? ये तो हो सकता है ना 0/5, कि 5 लोगों में 0 ऑब्जेक्ट बांटने हैं, हर किसी को 0 मिल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ही 0 है। लेकिन क्या ये कंडीशन हो सकती है कि 5 ऑब्जेक्ट्स को 0 लोगों में बांटना है? 0 लोगों में आप कैसे बांटोगे? क्योंकि आपके पास लोग ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड होगा। तो ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप 0 लोगों में बांट सको। 0 लोगों में आपको बांटना संभव नहीं है, तो इसीलिए ये जो है डिफाइंड नहीं होता, राइट? ये डिफाइंड नहीं होता, तो इसीलिए Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। रैशनल नंबर वही होगा जिसको P by Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और वो क्या?
क्यू नॉन जीरो हो। अच्छा बताओ, क्या ये वैल्यू 2.5 क्या ये रैशनल नंबर है? तो इसको मैं 2.5 है तो इसका पॉइंट हटा के एक प्लेस यहाँ डेसिमल कर सकता हूँ, 25/10 लिख सकता हूँ, और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2 आ गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो यानी कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको भी मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूं। क्या हर डेसिमल नंबर को लिख पाता हूं? तो हर डेसिमल नंबर को लिखने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग होता है या टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, वो सारे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। चलिए, इसका कोई बहुत डिस्कशन करने की अभी हमको जरूरत नहीं है 10th क्लास के लिए। तो रैशनल नंबर यहां पर ये बात है। और एक और बात आती है रैशनल नंबर में, मैंने 1/2 लिखा, ये एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब मैंने 2/4 लिखा, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने 3/6 लिखा, ये भी एक रैशनल नंबर है। 4/8 लिखा, ये भी रैशनल नंबर है। क्या ये सारे अलग अलग हैं क्या? जरा आप सोचिए, क्या ये अलग अलग हैं क्या नंबर? देखिए, ये 1/2 है, ये 2/4 है। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करूं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ जाएगा। उसी तरीके से 3/6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 6, ये 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो ये सारे तो इक्वल हो गए। तो फिर ये अलग अलग क्यों लिखे हुए थे 1/2, 2/4? ये अलग अलग इसलिए लिखे हुए थे क्योंकि 1 और 2 कैसे थे, 1 और 2 कैसे थे, ये आपस में को प्राइम थे। और ये कैसे थे, ये आपस में को प्राइम नहीं थे। अब क्या होते हैं को प्राइम, क्या होते हैं प्राइम, मैं ये समझाता हूं। उससे पहले आप ये समझिए कि हर एक रैशनल नंबर को छोटे से छोटा बनाया जा सकता है। जैसे कोई मेरे पास 25/35 ये नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो मैं इसको इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूं ना, इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 5/7। क्या ये इससे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये छोटा नहीं हो सकता। और ये 5 और 7 क्या है, आपस में को प्राइम है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या होता है अभी बताता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं क्या होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम से पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बहुत से बच्चों को पता भी होगा कंपोजिट नंबर्स। ए नेचुरल नंबर which have factors other than 1 and itself। क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 1 से और खुद के अलावा भी और किसी नंबर से डिवाइड हो सके। जैसे मैंने एक नंबर लिया 10, इस 10 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 और 10 तो हमेशा डिवाइड करेंगे, 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, और कोई भी नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है। तो क्या 1 और 10 जो खुद है, ये 10 इटसेल्फ एंड 1, इसके अलावा क्या 10 को और कोई नंबर डिवाइड करता है? जी हाँ करता है, 2 करता है, 5 करता है। 36 को 1 और 36 के अलावा कौन डिवाइड करता है? तो 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, और भी बहुत सारे नंबर करते हैं। तो यानी ये सारे कैसे नंबर हैं? कंपोजिट नंबर है। ऐसे नंबर्स जिनके 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, या फिर जिसको 1 और खुद के अलावा और भी कोई नंबर डिवाइड कर लेता है। जैसे अब बताओ मेरे को, क्या 19 कंपोजिट है? 19 के फैक्टर बताओ। एक 1 हो सकता है और एक 19 हो सकता है। उसके अलावा क्या कोई नंबर इसको डिवाइड करता है? आंसर है नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नॉट कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। बताओ 2, क्या 2 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है क्या? 2 के डिवाइजर बताओ। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्या 2 के अलावा कोई और नंबर इसको 2 को डिवाइड कर सकता है? तो ये कैसा नंबर है? ये भी नॉट कंपोजिट। तो कंपोजिट अगर नहीं है तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर which have only two factors, only two factors। कौन कौन से? 1 and itself, खुद और 1, उसके अलावा जिसका कोई फैक्टर नहीं होता उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मुझे बताओ 7 एक प्राइम नंबर है,
13 एक प्राइम नंबर है क्या? 21 प्राइम है क्या? 21 प्राइम है क्या बताओ? 21 को 1 और 21 से डिवाइड किया जा सकता है, उसके अलावा 3 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं। क्या बताइए 11 क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल प्राइम नंबर है। 22 नहीं है क्योंकि 11 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 1 से हो जाता है, 20, बहुत सारे फैक्टर आ गए। तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, वो खुद और 1, उसके अलावा उनके कोई फैक्टर नहीं होते, है ना। तो अब रैशनल नंबर से इसका क्या कनेक्शन है? एवरी रैशनल नंबर कैन बी expressed as P by Q and P and Q are co-prime। इसका मतलब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बात, कि हर एक रैशनल नंबर को P by Q में एक्सप्रेस तो किया ही जाता है, लेकिन P by Q को प्राइम हो जाते हैं। को प्राइम का क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा था यहां पर 10/15, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 और 2/3। अब यहां पर 2 और 3 कैसे नंबर्स हैं? ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनके और कोई फैक्टर नहीं होते, उनके आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होते। जैसे 5 और 9, मैंने 5/9 लिखा तो ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। 9 अकेले प्राइम नहीं है, 9 तो कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका 3 एक डिवाइजर है, लेकिन ये 5 के साथ मिलके को प्राइम हो गया। ये 5 और 9 को मैं आपस में को प्राइम बोलूंगा क्योंकि इनके आपस में कोई भी फैक्टर सेम नहीं है। बताओ मुझे 5 के कौन कौन फैक्टर होते हैं? 1 और 5। 9 के कौन होते हैं? 1 3 और 9। क्या इनमें आपस में कोई फैक्टर सेम है? ओनली 1 सेम है। 1 तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता, 1 तो सबका ही होता है। तो जैसे ले लो 12 और 15, इसका तो 3 हो जाएगा ना। 12 और ले लो क्या? 12 और ले लो क्या? 25। 12 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1 3 4 12 6, ये सारे होते हैं। 25 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 और 5 और 25 होता है, उसके अलावा बीच में कोई होता है? नहीं होता। तो ये आपस में कैसे हैं? को प्राइम है। को प्राइम मतलब आपस में जिनके कोई फैक्टर कॉमन ना हो। तो हर एक रैशनल नंबर को को प्राइम के ऐसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हर एक रैशनल नंबर को, कोई भी आप रैशनल नंबर सोच लीजिए, कोई भी आप 10/6 सोच लीजिए, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/3, 5 और 3 आपस में क्या है? को प्राइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आगे आपके काम आएगी। अब अगला देखिए, लास्ट हमारा पॉइंट आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर a number which is not rational। एक ऐसा नंबर जो कि रैशनल नहीं है, उसको क्या कह देते हैं? उसको इर्रेशनल कह देते हैं। जैसे √2। √2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में कभी देख लीजिएगा या इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, तो 1.414, और ये आगे तक कभी खत्म ही नहीं होती, चलती रहती है, ये कभी खत्म ही नहीं होती। और ऐसे ही √3, √7, √5, जो भी ऐसे प्राइम के स्क्वायर रूट हैं, ये सारे नंबर क्या हैं? इर्रेशनल है, क्योंकि इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हम वापस, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हमेशा बोर्ड्स में पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि √2 प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। इसको हम प्रूव करना सीखेंगे कि इस √2 को पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, इस √3 को पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। अब आप कह दोगे √2/1 कर दो, अरे तो √2 इंटीजर होना चाहिए ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। तो क्या √2 इंटीजर है? इंटीजर तो नहीं है, इसकी वैल्यू तो 1.414 ऐसे कुछ है डेसिमल में। तो इसको, और जैसे हम 2.5 को 2 ऐसे पॉइंट डिवाइड बाय 10 कर दे रहे थे, तो इसमें हम कैसे करेंगे? क्योंकि इसके आगे तो कोई फिक्स्ड है ही नहीं ना, कितने तक ये जा रहा है, तो डिवाइड बाय कितना 1000 करें। तो इसीलिए ये सारे नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा पाता है। कैसे नंबर हैं ये सारे हैं प्राइम के स्क्वायर रूट। जितने भी प्राइम के स्क्वायर रूट है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, वो सारे के सारे
इर्रेशनल है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, क्या यही है? इनके अलावा क्या कोई प्राइम नहीं है? इनके अलावा इनके जो भी मल्टीपल बनेंगे, जैसे 2√3, 5√5, ऐसे भी ये सारे इर्रेशनल है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पाई, आपने बचपन में पढ़ा होगा पाई इक्वल्स टू 22/7। ये बिल्कुल गलत बात है। पाई की वैल्यू 22/7 बच्चों नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। पाई इसके करीब करीब होता है, 22/7 यानी 3.14 इसके बहुत करीब होता है पाई, लेकिन पाई की वैल्यू ये नहीं होती। पाई की एक्चुअल वैल्यू आप लोग इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, बहुत लंबी है, 3.14 और आगे बहुत चलती रहती है, कितने कितने स्टेप्स तक। तो ये पाई भी ऐसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे इर्रेशनल नंबर हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के साथ भी डील करेंगे। तो अब आते हैं हमारे चैप्टर के नाम पे। तो इसी नाम के लिए तो मैंने इतनी सारी आपको कहानी सुनाई है कि ये रियल नंबर्स कौन है। तो बच्चों रियल नंबर कौन है, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। रियल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ rational and irrational numbers is called रियल नंबर। तो हर एक रैशनल और इरेशनल कोई भी अब नंबर हो तो अब आप उसको रियल नंबर कह सकते हो। ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है रियल नंबर्स का। अब आप सोचो रैशनल नंबर में कौन कौन आ गए थे? सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे फ्रैक्शंस, सारे के सारे डेसिमल वैल्यूज जो कि टर्मिनेटिंग हो, वो सारे के सारे रैशनल के अंदर शामिल हो गए थे। इररेशनल में वो सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर या उसके अलावा जो भी रैशनल नहीं है वो सारे इररेशनल में आ गए थे। अब रैशनल और इररेशनल मिला के, रैशनल और इररेशनलों को मिला के जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? जो कलेक्शन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स। उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम उसको कहते हैं कि सारे के सारे रैशनल और इररेशनल। तो अब आप मुझे बताइए, क्या √2 रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। क्या 1/5 रियल नंबर है? बिल्कुल है। -2 ये सारे के सारे रियल नंबर है। लेकिन ये कैसा है? इररेशनल, ये रैशनल, ये इंटीजर के अंदर, रैशनल के अंदर इंटीजर्स है ना। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? अब सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। जो भी हम नंबर्स अपने बुक में देखेंगे वो के सारे रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे रियल नंबर है। अब एक और नंबर होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। जो 11th क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे उन लोगों को इमेजिनरी नंबर फिर आगे पढ़ाया जाएगा। तो 10th क्लास तक के बच्चों को ओनली रियल नंबर पता होने चाहिए। तो रियल नंबर क्या है बच्चों? द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा है कि नंबर्स आखिर क्या होते हैं, नंबर्स की थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैंने आपको बताने की कोशिश करी, बेसिक जो नंबर्स की डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझाई। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियोस में इसके एक्सरसाइज और LCM SCF इसमें शुरू में हमको सीखना है, जो कि बच्चे बचपन से पढ़ के भी आए होते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद असली काम हमारा यहाँ शुरू होगा जब रिविजिटिंग इररेशनल नंबर्स जो हम लोग पढ़ेंगे, √2, √5 ये सारे नंबर्स को हम प्रूव करेंगे कि ये इररेशनल है। प्रूव दैट √2 इज इररेशनल, ये हम प्रूव करना सीखेंगे अपने अगले वीडियोस में, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मैथ्स को सीखते रहिए, नए नए कॉन्सेप्ट समझते रहिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।